नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नवरात्रि का पहला दिन है और इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज एक और वजह है जिसके लिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे फील द थ्रिल में। हम उस थ्रिल को समझेंगे कि 140 करोड़ लोगों का जीवन 22 सितंबर से यानी आज से कैसे बदला है, कैसा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हर एक सेक्टर इस फील द थ्रिल में हम जीएसटी के बचत उत्सव पर बात करेंगे और जो है वही आपको बताएंगे कि किस सेक्टर को इससे क्या फायदा होगा। फायदा है ये लॉन्ग टर्म है, इमीडिएट फायदा है तो कैसी तस्वीर निकल कर आएगी और पहले की सरकारों ने क्या इसे अप्लाई किया था तो क्यों रुकावट बनी थी। एक एक बात पर डिटेल से चर्चा करेंगे और हम यहाँ पर एक सार्थक चर्चा करके आपको कोई एक निष्कर्ष निकालने के बाद आपको ये सब्जेक्ट समझ आए, आप इसको जीवन में उतार सकें, इसका फायदा ले सकें, कोशिश यही रहेगी। मेरे साथ बहुत एमिनेंट गेस्ट मौजूद हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर राजीव शर्मा सीनियर थिंकर मौजूद हैं, आरएसएस थिंकर हैं वो। प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इकोनॉमिस्ट है मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हर एक सेक्टर को, अच्छा इसका नाम रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल कहा और आज के दिन का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये बचत उत्सव है। अच्छा, मैंने जब पढ़ा इसको बेहतर तरीके से, हालांकि हम पिछले 1 महीने से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इसको समझा तो ये देखा कि ये जो बचत होगी ये खर्च करने पर होगी। मतलब ये बचत ऐसी है कि आप खर्च करने जाएंगे तो आपको बचत मिलेगी। तो उसको डिटेल समझना चाहेंगे, कौन कौन सा सेक्टर है और खास तौर पर इंडिविजुअली लोगों को इसका कैसे फायदा मिलने वाला है। नमस्कार अदिति जी, आपने कहा कि बचत उत्सव खर्च करेंगे तो बचत होगी। खर्च होता है तभी तो बचत होती है, क्योंकि ये खर्च जो है ये रोजमर्रा की जिंदगी के खर्च हैं। ये ऐसे खर्च नहीं है कि जिसको आप चाहो तो अवॉइड कर लो, क्योंकि केवल एक लग्जरी सेक्टर पे नहीं है कि जीएसटी की दरें कम हुई हैं। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेक्टर केवल अब 2 दरें हो गई हैं। तो जो पहले कमोडिटीज 12 पे होती थी, 12% पे, वो अब 5 पे आ गई हैं, और जो 28 पे होती थी, 18 पे होती थी, वो भी नीचे 12 पे आ गई हैं। तो जब ये आप खर्च करोगे, ये आप सब चीजें खर्च करते ही करते थे, नमक, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब साबुन, ये सब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरी मर्जी मैं नहीं खर्च करूं या मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, गाड़ी है, बड़ी चीजें हैं, मेरी मर्जी नहीं होगी या अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी तो मैं नहीं खर्च करूंगी। ये तो मुझे खर्च करनी ही करनी है। तो इनके खर्च पे जो पहले मेरा एक टैक्स जाता था, जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अब सारी दरें कम हो गई हैं। तो तभी ये बचत उत्सव की तरह कहा गया है। देयर इज नो मिसनोमर हियर, क्योंकि वो खर्च जरूरी खर्चे थे और उन जरूरी खर्चों पे दरें क्योंकि कम हुई हैं, तो इसलिए ये हर घर को अफेक्ट करेगा। पूरी 140 करोड़ आबादी के लिए ये बहुत ही एक बचत की तरह है। और जहां तक आपने सेक्टर्स की बात करी, इसमें सबसे ज्यादा जो जीरो रेट पे आ गए हैं, आप एक देखिए कि बहुत बहुत सोची समझी एक ही स्कीम की तरह ये जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की बात हो रही है, क्योंकि इसमें जो हेल्थ केयर है, जो आपकी इंश्योरेंस है, अब आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल हमारी जैसी कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपल्सरी चीज नहीं है। बहुत सारी, आप अगर पश्चिमी देशों की बात करोगे तो वहां हेल्थ इंश्योरेंस लेना जैसे एक मतलब एक ये काइंड ऑफ बड़ा विरोधाभास और बड़ी विडंबना वाली सिचुएशन है कि गाड़ी और स्कूटर सड़क पे नहीं उतर सकता जब तक उनकी इंश्योरेंस ना हो, लेकिन इंसान उतर सकता है जब तक उसकी इंश्योरेंस हो या नहीं हो। तो क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी इंश्योरेंस की, तो अब ये जो इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं वो बिल्कुल जीरो कर दी गई हैं। तो ये काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक भारतीय जनता को आह्वान है प्रधानमंत्री जी का कि आप उस तरफ एक सोचिए, अपनी घर के, अपने परिवार के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ सोचिए, बात कीजिए। इसमें ऐसा भी है क्या, मैं आप ओपन डिस्कशन है अगर सब, एक चीज मुझे ऐसा लगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये कह रहे थे कि यार 2,500 से ऊपर का अगर मैं कपड़ा कुछ खरीदते हूँ जाकर तो वो 18 में चला जाएगा, जबकि वो 12 स्लैब में था। ये एक प्रमोशन है, क्योंकि 2,500 से ऊपर का अगर कोई कपड़ा है तो वो विदेशी किसी कंपनी का होगा। ज्यादातर यही देखा है कि विदेशी कंपनी है तो वो 4,000 एक शर्ट आती है। तो इसमें ये भी कहीं ना कहीं हम जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, घरेलू इकोनॉमी बढ़ाने की, इसमें ये भी लंबी लकीर खींचने की कोशिश है कि हम विदेशी सामान ना खरीदें। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, तो 2,500 वाला स्लैब जो 12% था वो 18 चला गया है, ऐसा कुछ। प्रेम कुमार जी,
देखिए, ज़्यादातर 99% जो 12% वाले स्लैब में थी वो घट करके 5 पर आ गई। तो ये फ़ायदा तो बचत के तौर पर होगा, दिखेगा। पर इसमें हम थोड़ा सा एक बात बोलना चाहते हैं, जब बहुत कड़ी धूप हो तो ठंडी हवा जो है ना बहुत ठंड देती है। जब पसीने से तरबतर हो तब हवा जो होती है ना बहुत सुकून देती है। तो वो सुकून मिलेगा देश की जनता को। पिछले 2017 के बाद 25 तक के बीच में 8 साल में 128 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी सरकार ने वसूली है। 128 लाख करोड़। और जाहिर बात है कि अब ये जो बचत उत्सव है इसको जनता फील करेगी उसी तरीके से जैसे मैंने कहा। तो ये है, अब ये इकोनॉमी की ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, जनता के हित के लिए है। ये सारी बातें डिबेटेबल हो सकती हैं और डिबेटेबल रहेंगी। आज बचत हो रहा है तो लोगों को फ़ायदा होगा, ये है। लेकिन कल तक नुकसान हो रहा था, लोग भुगत रहे थे, परेशान थे। अब इसमें जो आपका प्रश्न है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अधिक वैल्यूएबल चीज़ें हैं और जो विदेशी हैं उनको लेने में हमें ज़्यादा जीएसटी देना होगा और जो स्वदेशी होंगे उसमें कम जीएसटी देना होगा। ये बिना बोले हुए एक बाजार में बात आई है। इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर हमारी क्रय शक्ति जो है, बाजार में क्रय शक्ति का बहुत महत्व है। बहुत बड़ी आबादी है जिसकी क्रय शक्ति बहुत कम है और जो लग्जरी क्लास है, जैसे लग्जरी आइटम्स हैं वैसे ही क्लास भी तो लग्जरी है। तो जो क्लास है हमारा अपर मिडिल क्लास है उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो हम कौन सा आइटम खरीदें, वो तो जीएसटी देने के लिए भी तैयार है, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्लास तो तब भी दूर था वैसे महंगे सामानों से, अब भी दूर रहेगा। ये बातें हमें दिखती हैं। एक बात बार बार सर ये आती है कि पहले जीएसटी वसूला, जैसे आपने भी कहा कि इतना बड़ा अमाउंट अभी आपने बताया जीएसटी से टैक्स वसूली हुई। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हम सर आम जनता भी समझेगी। पहला तो जब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब कर दिए, पर दूसरी तरफ मैं इकोनॉमिस्ट के बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे तो उसमें ये हुआ कि टैक्स का जो सरकार के पास टैक्स ज्यादा आएगा इसको लेकर। ये दो चीजें डिफरेंट कैसे हैं? एक ये कि जीएसटी कम हो गया यानी कि लोगों के हाथ में पैसा आ गया, कंज्यूमर्स के हाथ में आ गया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। क्या ये वही है जैसे अगर उदाहरण के तौर पे कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ रुपए है, उस पर 30% टैक्स लगता है, तो वो 70 आता है, वो कोशिश करता है कि वो 30 ना दे, कुछ ऐसा करे। लेकिन अगर उसी टैक्स को 10% लगा दिया 30 की जगह, तो वो 10 पूरे दे देगा, तो वो चोरी जो टैक्स में होती वो नहीं होगी। ये थोड़ा हम समझेंगे। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कि इस चीज को आप समझाइए कि टैक्स सरकार के पास आएगा, कलेक्शन बढ़ेगा या घटेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जी 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 प्लीज। जब हमारे यहाँ जीएसटी नहीं था तो उस समय कम से कम 10-12 किस्म के टैक्स हमको देने पड़ते थे। कोई भी जो व्यक्ति व्यापार करता था, ट्रेड करता था, तो कहीं टोल टैक्स है तो कहीं पर कोई और टैक्स है, इस तरीके से 10-12 टैक्स हो करके एक तो उसकी परेशानी हैरेसमेंट होता था, दूसरे करप्शन होता था, तीसरे सरकार के पास जो टैक्स की आमदनी होनी चाहिए थी वो भी उतनी नहीं होती थी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर 30% टैक्स है तो लोग उसको किसी ना किसी तरीके से ईमानदारी के रास्ते से भी और दूसरे रास्ते से भी उसको बचाना चाहते थे। यूपीए की सरकार ने भी ये महसूस किया कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए और जो ट्रेडर का हैरेसमेंट है उस हैरेसमेंट से उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। अब वो टैक्स रेट कितना हो या कितना ना हो उस पर तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, और हुए भी। यूपीए की सरकार में भी डिफरेंसेस थे। बहुत से चीफ मिनिस्टर्स ने यूपीए के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब अरुण जेटली इस सरकार के वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की कि कंसेंसस बने, राज्यों और केंद्र के बीच में कंसेंसस बने। तो उन्होंने वो कंसेंसस बनाने की कोशिश की और बेसिकली ये जो जीएसटी काउंसिल है जिसने अब ये रेट्स कम किए हैं,
उनका उद्देश्य भी ये था कि सब मिलजुल कर बैठें और अगर कहीं परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करें। केंद्र का अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो केंद्र की प्रॉब्लम को दूर करें, और अगर स्टेट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करें। इस तरीके से, हालांकि जैसा आप कह रही थी कि यूपीए के टाइम में जीएसटी लागू नहीं हो सका क्योंकि कई राज्यों के द्वारा इसका विरोध हुआ, असहमति हुई। मोदी गवर्नमेंट के समय में इस जीएसटी को लागू किया गया। हालांकि उस समय जब ये लागू किया गया तो इसका इतना विरोध हुआ नहीं। पर एक बीच में बस मैं ये पूछना चाहूंगी, जब ये 4 स्लैब्स लगाए तो कई सेक्शन ये मानते हैं कि फिर आपने हमसे बिना वजह एक्स्ट्रा पैसे लिए। जब सिंप्लीफाइड वर्जन ज्यादा बेटर था तो आपने तब इतना पैसा क्यों लिया? देखिए, ये तो एक अपोजिशन की बात में मैं नहीं जाता, लेकिन जिस समय ये जीएसटी बना और आज जिस रूप में जीएसटी काम कर रहा है, तो अगर आप देखें तो जीएसटी केवल केंद्र तय नहीं करता है। जीएसटी के जो रेट्स हैं या स्लैब्स हैं, काउंसिल, राज्य वो काउंसिल करती है, और उस काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं। केंद्र का फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है और और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मतलब ये है कि कहने को हम कुछ भी कहें, लेकिन जो भी स्लैब्स बने या जो रेट्स तय हुए वे जीएसटी काउंसिल ने किए, और उस पे जो एक सहमति बनाने का काम है वो जरूर वित्त मंत्री करता है। उस समय अरुण जी ने किया, अरुण जेटली जी ने किया, और आज हमारी जो मैडम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी ये काम किया। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि शायद हमें इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्यों ने भी, अपोजिशन ने भी, एक ने तो गब्बर सिंह टैक्स बता दिया इसको, तो उसमें स्लैब्स क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी, और उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो ट्रेडर्स थे या जो व्यापारी थे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती थी। इसलिए इन स्लैब्स पर पुनर्विचार किया गया, और पुनर्विचार करने के बाद ये तय किया गया कि इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो इसलिए अब बेसिकली तो 2 ही टैक्स हैं स्लैब्स के, 2 ही टैक्स के स्लैब्स हैं। तीसरा जो 40% वाला है वो तो एक अलग और कुछ हाँ, कि अगर आप पीते खाते हैं तो फिर आप उसका टैक्स पे करें, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। तो वो जो 2 टैक्स हैं स्लैब की, स्लैब एक 5% और एक 18%। Is it? Am I correct? 5 and 18 ना, 5 और 18%। तो ये जो 2 चीज हैं, इससे क्या हुआ कि आज जो जनमानस है भारत का, उसके चेहरे पे कुछ खुशी या एक्सेप्टेबिलिटी नजर आती है। क्यों आती है कि चाहे गरीब था उसको भी वो 5% 18% देना पड़ता था। आज के टाइम में टूथपेस्ट को या टूथब्रश को गरीब भी इस्तेमाल करता है, एवरी हाउस होल्ड। तो सरकार ने सोचा कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, हम इसके दूसरे पहलू को भी जिक्र करेंगे कि इमीडिएट फायदा, लेकिन उससे पहले आप सबको भी मैं बता दूं कि यूपीए में भी, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, यूपीए में भी जब इस पर चर्चा हुई जीएसटी को, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म था। हालांकि तब जो अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने इस बात का इशू किया कि अगर नुकसान होता है राज्यों को तो पेनल्टी कौन भरेगा, और इस तरह के तमाम चीजें बात हुई। तब कंसेंसस नहीं बन पाया उसको लेकर, और ना सिर्फ बीजेपी शासित जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, बल्कि कर्नाटक था और तमिलनाडु जो कि कांग्रेस शासित भी थे, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई और नहीं हो पाया। फिर जैसा अरुण जेटली जी का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें फिर एक अच्छी चीज ये हुई कि काउंसिल बना, उसमें 67% राज्यों का स्टेक होल्डर किया कि राज्य की सहमति, और 33% के आसपास हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो ये इमीडिएट एकदम हेल्प आई है, इससे सीधा सीधा लोगों के उस पर इम्पैक्ट आएगा। वो तो खैर मैं प्रेम कुमार जी से पॉलिटिकल एक समझूंगी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग के हाथ में जब पैसा आएगा, और ये टाइमिंग जो चुना है प्रधानमंत्री ने,
दिवाली और नवरात्रों का कि सबको कुछ ना कुछ खरीदना है और वो मार्केट में जाएंगे और ऊपर से कार है, स्कूटर है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेल भी शुरू कर दी है, तो मार्केट में पैसा आएगा। ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में समझना चाहेंगे। मैं इसके ऊपर आती हूँ क्योंकि पहले बाकी दोनों सवाल जो आपने पूछे थे, मुझे लगा कि क्योंकि हम सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं तो मैं बड़े सरल शब्दों में वो दोनों प्रश्नों का थोड़ा सा एड्रेस करूंगी। एक, हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट की, डबल इफेक्ट, ट्रिपल इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट, कि जैसे आपके ऊपर अगर एक टैक्स लगा तो जो पहले चीजें हो रही थी हर स्टेज पे, जो वैट पहले चलता था, ऑक्ट्रॉय चलता था, टोल टैक्स, देवर डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कि हर टैक्स अपनी अपनी दरें आपके पहले वाले रेट पे वसूल लेता था। तो जिसके चलते वो इतना कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो जब पहले जो ये बात हो रही थी कि पहले दरें ज्यादा थी और पैसे ले लिए गए, मतलब पहले तो आपसे पैसे ले लिए और अब आपको दे रहे हैं। नहीं नहीं, वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस के चलते आप उससे कहीं ज्यादा दे रहे थे, और ये जो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर जो आया था, वन नेशन वन टैक्स के चलते, जो जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो स्लैब्स 4 थी, लेकिन जो मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन होते थे उनसे फिर भी अभी कम थी। तो कहने को राजनीति में जो मर्जी कह लें, लेकिन इकोनॉमिक्स एंगल से वो दरें जो तय होकर आई थी वो पहले वाले मल्टीपल मतलब आप ये कह रहे हो कि जीएसटी आया था जब, तो उससे स्थिति बेहतर ही हुई, चाहे 4 स्लैब्स थे, लोगों को मल्टीपल टैक्सेस नहीं देने पड़े। और जो यूपीए में नहीं ये अप्रूव हुआ था, वो केवल कारण यही था कि केवल सेंट्रल टैक्स की तरह इसको बना रहे थे। अब देखिए, हर स्टेट और देयर आर डिफरेंट ड्यूटीज, आप जानते हो कि देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ सेंट्रल लिस्ट एंड रेजिडुअल फिड्यूशियरी लिस्ट, सब होती हैं। तो जिसमें सेंटर के पास जो टैक्सेस आते हैं वो सेंटर के होते हैं, जो स्टेट के पास आते हैं वो स्टेट के पास थे। लेकिन जब जीएसटी लागू होता है तो वो सबका एक कॉमन स्लैब बन के आता है। तो सहमति इसीलिए नहीं हो पाई थी, पर से प्रिंसिपली किसी को जीएसटी से प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम यही थी कि उसका रेवेन्यू सेंटर पे जाएगा कि स्टेट पे जाएगा। इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों ने भी उसका विरोध किया कि भैया आप हमारा सारा रेवेन्यू ले लोगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पेंड, क्योंकि ये 2 पहलू हैं एक तराजू के, कि रेवेन्यू आएगा तो ही तो आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो ये तो आपके 2 सवाल। और जो आपने तीसरा पूछा, ये जो टाइमिंग है, देखिए नवरात्रि शुरू हो रही है, दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबडी स्पेंड्स, नवरात्रि फॉलोड बाय दशहरा, दिवाली, फिर साथ में बिहार में छठ पूजा, तो हर कोई इस समय फेस्टिव मूड में होता है, स्पेंड करता है। तो जब आप इनकम टैक्स के थ्रू, एक तो इनकम टैक्स की स्लैब्स कम हुई, आप लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ज्यादा दे रहे हो, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप दरें कम कर रहे हो, तो वहां एक आपके पास इनकम ज्यादा आ गई, प्लस आपकी जो स्पेंड होनी है वो कम हो गई। तो इसका एक इकोनॉमिक्स में अगेन मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उससे आपका प्रोडक्शन मल्टीप्लायर होएगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर होएगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आप एक चीज से चारों चीजों को साथ साथ टैकल कर रहे हो, एंड टाइमिंग्स ऑफ कोर्स इसके बड़े परफेक्ट हैं, बिकॉज वहां एक तरफ आपका टैरिफ लग रहा है, पीछे यहाँ H1B वीजा की बात हो रही है, तो यहाँ आपने डोमेस्टिक डिमांड और स्वदेशी का नारा देके पूरी जनता का आह्वान किया है कि खर्च करो और समृद्धता की तरफ भारत को लेकर जाओ। प्रेम कुमार जी, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट का जिक्र हुआ तो 3 इफेक्ट मुझे नजर आते हैं। एक तो ये कि इमीडिएट लोगों के हाथ में इस समय पैसा आया, लोग के चेहरे पर खुशी है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा एक ये कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, इंडिपेंडेंट जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उसमें दशक लग सकते हैं, क्योंकि पर फिर भी हम अपनी घरेलू एक इनकम को करना चाहते हैं। और तीसरा ये कि हमने इंटरनेशनल मैसेज दिया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत करीब है वो है प्रेम कुमार जी, बिहार को मैसेज। आपको लगता है सब बिहार में कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि भाई पैसा तो आप में आया है, बिहार के लोगों के भी आया है, और ऐसा नहीं है कि करेंगे, आ रहा है आज से हाथ में। तो क्या बिहार इम्पैक्ट के लिए भी पॉलिटिकल मैसेज भी है? इसका मैसेज क्या है? मतलब ये बिहार चुनाव के लिए भी है ये मैसेज? निश्चित रूप से राजनीति हमेशा जो आर्थिक विषयों पर भी फैसला लेती है तो उसमें अपने वोटर्स को टारगेट करती है, और कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला हो तो उसको उस वजह से न भी हो तो उसको वजह बना दिया जाता है ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो बिहार का चुनाव है, इस उत्सव को उससे जोड़ा जाएगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने ये सुना भी है हम लोगों ने कि
कहा कि एमएसएमई का बहुत जोर से, बहुत इम्पैक्ट उस पर डाला है एमएसएमई, इसीलिए मैं डोमेस्टिक जो कि इस पूरे रिजीम में सबसे पीड़ित जो अगर कोई है तो एमएसएमई रहा है। नोटबंदी के बाद से भी, जीएसटी के बाद से भी लोन वो लेना नहीं चाहते, वो लोग पीड़ित बताते हैं कि हम उसका जो ब्याज है ना उतना तो हमारी आमदनी नहीं होगी, हम लोन लेके क्या करेंगे, यानी लोन ऑफर्ड लोन भी लेना नहीं चाहते। इस स्थिति में एमएसएमई है और बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। तो ये चीज पॉलिटिकली अगर एड्रेस हो जाती है बिहार में कि एमएसएमई को किसी तरीके से सरकार का गुडविल अगर दिख जाए कि एमएसएमई को उठाना चाहती है सरकार, वास्तव में लोगों को क्रय शक्ति और उसको उत्सव के रूप में लाना चाहती है, तो उसकी मैसेजिंग जाएगी और फायदा होगा। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जब बिहार का चुनाव जब होता है, हम लॉ एंड ऑर्डर, हम बात कर लें पैसे की, हम मुफ्त स्कीम्स की बात कर लें, बिहार जैसे राज्य में अल्टीमेटली जाति पे चुनाव होता है। कोशिश भले ही बीजेपी ने की हो, इमीडिएट पैसा हाथ में आया, गरीबी बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत जल्दी भूल जाता है आदमी महंगाई। इशू महंगाई होता है हमेशा, लेकिन चुनाव आते आते ये इशू आ जाता है जाति पर। उसमें ऐसा तो नहीं है कि मात खा जाएंगे कहीं। देखिए, जाति का जो है इसके लिए जनता को दोष मत दीजिए। क्या राजनीतिक दल जाति देखकर कैंडिडेट देना बंद कर देंगे? जाति देखकर समीकरण बनाना बंद कर देंगे? जाति देखकर मुख्यमंत्री का पद और चेहरा बताना बंद कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो जनता को क्यों दोष देते हो? तो यहाँ से अगर सारे राजनीतिक दल तय कर। मेरा फिर एक सवाल है कि मैं जब बिहार गई तो मैंने देखा वहाँ आज भी घरों में पलायन और बेरोजगारी ही इशू है, लेकिन फिर भी लोग अल्टीमेटली, जैसे 15 साल इतना लंबा समय दे दिया नीतीश कुमार को, और उनकी शिकायत है कि ना शुगर फैक्ट्रीज खुली, शुगर केन फैक्ट्रीज, ना कुछ हुआ, लेकिन फील्ड पे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। इसलिए मेरा सवाल है कि वो भूल जाएंगे क्या? आपसे समझना चाहूंगी। नहीं आदित्य जी, मैं इसमें थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ। ये कि जाति को भले ही हम चुनाव से अलग नहीं कर सकते कंप्लीटली, लेकिन जहाँ आदमी के हित की बात आती है उस हित में कहीं ना कहीं जाति कमजोर पड़ती है, और ये इस बात के उदाहरण हमको मिले हैं कई चुनावों में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ जाति उतनी ही महत्व रखती है जितना बिहार रखता है। हाँ, नाउ अक्रॉस द कंट्री आई थिंक जाति हर राज्य में है। अक्रॉस द कंट्री, बट देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ जो जाति है उसकी बहुत अच्छी भूमिका हमको मिलती है देखने को। लेकिन अगर मान लो कि एक तो ब्राह्मण है और एक शेड्यूल कास्ट है, दोनों की जेब में जब पैसा आएगा और वो कहेगा देखिए इस सरकार ने हमको पैसा दिया है, तो कहीं ना कहीं जब वो वोट करेगा तो उसके मस्तिष्क में वो बात भी रहेगी और वो अपना मतदान करेगा। जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जहाँ पर जातियों के ऊपर ये बन जाए कि अगर हमने ये कर दिया तो ये जाति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। जाति का असर कम हो सकता है लेकिन जाति कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई यादव जीता है या वहाँ पर कोई कुर्मी जीता है या वहाँ पर कोई ठाकुर जीता है बिहार में, तो उससे उसके प्रभाव में कोई अचानक से वृद्धि हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं सोचता। मतलब शायद आप इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि झारखंड में जेएमएम ने महिलाओं के खाते में पैसे भेजे तो झारखंड में जेएमएम जीत गई। वही महिलाओं को महाराष्ट्र में बीजेपी ने भेजे, बहुत मेहनत, बहुत एक्सटेंसिव मेहनत हुई, तो महाराष्ट्र में बम्पर जीत हो गई, हरियाणा में बम्पर जीत हो गई। तो जैसे ही इस तरह से हाथ में पैसे आए हैं, आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लेकिन प्रेम कुमार जी, एक बात, एक तरफ तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म होने चाहिए, दूसरी तरफ उन्होंने गब्बर सिंह भी कहा था, क्रेडिट लेने की कोशिश भी की लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं ले पाए। तो इसमें विपक्ष का रोल क्या देखते हैं आप इस पूरे जीएसटी वाले मामले में कि क्रेडिट? जी, अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रही थी उस वहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं कि जीएसटी जब आया कॉन्सेप्ट तो इसका जो विरोध हुआ, तो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर इसमें पॉइंट था कि कहीं स्टेट के हाथ से चीज़ें तो नहीं निकल जाएंगी, सेंट्रलाइज तो नहीं हो जाएंगी, ये आशंका थी। और दूसरी आशंका ये थी कि हमें नुकसान होगा तो हमारा क्या होगा, हर स्टेट की चिंता थी।
तो जब जीएसटी फॉर्म हुई, जीएसटी काउंसिल बनी, तो इस बात को 3 साल तक के लिए गारंटी दी गई कि अगर आपका कोई नुकसान होगा तो हम सेंटर भरेंगे। 3 साल तक का एक भरोसा दिया गया, किसी स्टेट को हम नुकसान होने नहीं देंगे। तो इस भरोसे के साथ और फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के वादे के साथ ये शुरू हुआ, तब ये सहमति बनी, ये जीएसटी बना। हालांकि हम अब भी मानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, क्योंकि कई स्टेट की शिकायतें रहती कि हमें मेरा हिस्सा नहीं मिला, हमें हमारा इतना करोड़ बकाया है, ये शिकायतें रहती हैं। तो ये डायरेक्ट अगर उनको मिल रहा होता तो ये शिकायतें नहीं होती। यानी फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल तो इसमें अब भी है। अब यहाँ पर आइए राहुल गांधी वाले प्रश्न पर। तो राहुल गांधी ने निश्चित रूप से गब्बर सिंह टैक्स कहा। उसके पीछे थ्योरी ये थी कि एक ब्रेड लेने के लिए अगर अंबानी अडानी खरीदता है उसको भी उतना ही टैक्स देना है, और एक रिक्शा वाला खरीदता है उसको भी उतना ही टैक्स देना है, एक बात। और दूसरी बात कि पिछले रिजीम में जो कॉरपोरेट टैक्सेस होते थे उसको रिड्यूस करते हुए बहुत नीचे के स्तर पर लाया गया, 10 से 12% घटा दिया गया। तो कॉरपोरेट सेक्टर से जो वसूली थी वो घटी और आम जनता से जो टैक्स वसूली है वो बढ़ी। इसी परिप्रेक्ष्य में गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी ने कहा था। तो पॉलिटिकली वो उसको स्लोगन के रूप में देखें, और इसको आज हम जिस स्थिति में देख रहे हैं सिंप्लीफाई किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस थॉट को के करीब जा रहे हैं कि हाँ गब्बर सिंह टैक्स जो था उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाना चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं अभी आज किसी से मिली तो मैंने कहा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके कहने के बाद हुआ है ये, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि आप कहें कि दीप्ति जी को 10 रुपए दे दीजिए और दूं मैं, तो दीप्ति जी मानेंगे कि दिया अदिति ने, किस सरकार ने हाथ में पैसा दिया है, किसके, ये भी होता है इफेक्ट। मैं इस पे आऊंगी, लेकिन पहले उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र किया। नहीं, पर मैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में एक कमेंट करना चाहूँगा विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, क्योंकि जब ये जीएसटी टैक्स लगा था तो उस समय देयर वाज द रोल ऑफ पॉलिटिक्स मोर देन द ग्राउंड रियलिटीज़। क्योंकि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाएं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके वितरण की व्यवस्था बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स की गई है। उसका वर्णन किया गया है कि किस सरकार को, केंद्र को कितना मिलेगा और राज्य सरकारों को कितना मिलेगा, ये वहाँ पर वर्णन है। और अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इवन इन दैट स्कीम सेंटर वाज हैविंग ए डोमिनेंट काइंड ऑफ ए शेयर, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कोई और टैक्स हो, उसमें जो डिवीजन था ऑफ द रिसोर्सेज दैट वाज मोर इन फेवर ऑफ द सेंटर देन इन फेवर ऑफ द स्टेट्स। एक तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए एक आपने कहा गब्बर सिंह टैक्स, जो उसने कहा Gabbar Singh tax, so far as I understand, he meant more by arbitrariness कि सरकार ने मनमाने तरीके से टैक्स अपने आप लगा दिया और किसी को कोई पूछा नहीं। गब्बर सिंह टैक्स बेसिकली आर्बिट्ररी बिहेवियर की क्रिटिसिज्म थी उनके हिसाब से। बट सर पूछा तो है ही ना, तभी तो अरुण जेटली पिक्चर में आते हैं, तभी तो काउंसिल पिक्चर में आते हैं। पर इसको अपोजिशन कैसे पेश करती है? क्योंकि उन्हीं के जो मंत्री रहे कई स्टेट्स के, उन्होंने हामी भरी इसके लिए जब जीएसटी चार्ज। तभी तो मैंने कहा ना कि जब ये गब्बर सिंह टैक्स या जो भी आप इसको कहें जी, इसको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था बिल्कुल। अब वो फिर उसके बाद उन्होंने गब्बर सिंह कहा इसको, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स। लेकिन मैं बहुत सारे कांग्रेस शासित राज्यों के जब फाइनेंस मिनिस्टर हुए या मुख्यमंत्रियों से मिली तो उनकी भारी शिकायत थी कि हमको हमारा शेयर नहीं मिला है, पैसे नहीं आते, हम चिट्ठी लिखते हैं, हम बात कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा टाइम पर। तो ये आज भी, जबकि ये हुआ कि केंद्र ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले कई सालों में इस बात की शिकायत रही है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि राज्य तो मरता है फिर ऐसी स्थिति में? बिल्कुल अदिति, क्योंकि बात अभी फेडरलिज्म की हो रही थी तो सर ने जैसे इस बात को स्टार्ट किया, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो लिखा ही है। बेसिकली ये काम फाइनेंस कमीशन का है और फाइनेंस कमीशन में बाकायदा एक टैक्स डेवोल्यूशन फॉर्मूला होता है जिसमें एरिया, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, स्टेट जीडीपी, बहुत सारी चीज़ें उसमें पैरामीटर्स आते हैं और जिसकी जानकारी स्टेट्स को भी है। और ये आज से फॉर्मूला नहीं है, ये जब से हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तब से ये जानकारी है। उसमें ऑफ कोर्स परसेंटेज कितनी जाएगी वो रिविजन्स होती हैं, जिसमें स्टेट्स की भी उतनी भागीदारी होती है। प्लस जो आपने बात, ये जो आप कह रहे हो, तो जो ये वाली बात थी कि हमको हमारा शेयर नहीं मिल रहा, वो सबको पता है। उस टैक्स डेवोल्यूशन फॉर्मूले के तहत ही सबको सबका शेयर मिलता है, एंड दैट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इतना परसेंट है। डिलेज आई बिलीव। हाँ, वो मैं डिलेज पे अब आ रही हूँ। सो नंबर 1 पॉइंट जो आप कह रहे हो कि हमें कम मिलता है, हमें ज्यादा मिलता है, दैट्स प्रिसाइसली एज पर द फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आप भी जानते हो, आपका डेवलपमेंट फैक्टर से डिस्टेंस कितना है, आपका स्टेट जीडीपी, तो वो फॉर्मूलाज नोन है, एंड दैट इज टू प्रमोट द स्टेट डेवलपमेंट। आप अपने राज्य की डेवलपमेंट को बढ़ाएं। खैर, दैट नॉटविथस्टैंडिंग, जो अब आप डिलेज की बात कर रहे हो, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मूला है कि आप अपना, जैसे आप घर की बात करो, आपने अभी एक एग्जांपल दिया, आप अगर अपने घर में अपने बच्चों को कुछ पैसा दोगे तो पहले आपने उनको 100 रुपए दिए, तो उससे उनका हिसाब मांगोगे ना कि भैया वो 100 रुपए तुमने कहाँ कहाँ खर्च किए, खर्च हुए कि नहीं हुए, उसका हिसाब किताब दो। फिर अगले 100 रुपए ले लो जो तुम्हारे हिस्से के हैं। अगर 500 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी है तो 100 रुपए करके आप दे रहे हो। तो दैट इज द प्रिसाइज फॉर्मूला कि आपको जो पहले स्पेंड हमने करने के लिए दिया, उसका आप हमें बजट जो एक्चुअल हुआ, पहले तो आपने एक एस्टिमेट दिया, उसमें से हमने आपको दिया, अब आप उसका एक्सपेंडिचर, रिसीट्स और सब कुछ अपना कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट ट्रांचे ले लीजिए। वो कंप्लीट करना नहीं और उम्मीद रखनी कीजिए अब हमें अगली ट्रांचे मिल जाए, तो ये डिलेज का कारण खुद राज्यों की तरफ से ही आता है, क्योंकि आप कंप्लायंस नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हमें नेक्स्ट रिलीज मिल जाए पुरानी कंप्लायंस के बिना। तो एज अ डोमेस्टिक पर्सन ऑल्सो, घर में भी एक, मैंने जैसे घर का एग्जाम्पल दिया था, ये बड़ी प्रूडेंट एक्सरसाइज है ना। इसमें अब आप ये तो नहीं कहोगे कि आप क्रूर माँ हो, आप अपने बच्चों को दे नहीं रही हो, उनका हिस्सा छीन रही हो, ऐसी बातें तो नहीं करोगे ना। तो क्योंकि आप कह रहे हो बजटेड है भाई, दे दो, अगला ले लो, विच इज द पॉलिसी जो विपक्ष केवल बोलने के लिए कह रहा है कि जी डिले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। आप अपनी पहले की दे दीजिए हिसाब किताब, अगला ट्रांचे ले लीजिए। अच्छा, एक मैं बिगर पर्सपेक्टिव पे बात ये करना चाहती हूँ कि एक बड़ी चुनौती है जिसपे अभी हमने बात नहीं करी, जिसपे पूरा दुनिया बात कर रही है, और जब प्रधानमंत्री जी बोले तो सबको उम्मीद थी कि शायद H1B वीजा पर भी बात होगी। 3 चीजें हैं। पहला ये कि हमारी जरूरत है कि हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं वही हमारे कंज्यूमर बने, और अब जिस तरीके से ये H1B वीजा वाला अनसर्टेनिटी है, कब क्या हो जाए, हालांकि इस पे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि जो ऑलरेडी हैं उन पे नहीं है, न्यू एप्लीकेंट्स पे है, बट दिस इज ट्रम्प, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो एक तरफ तो अपने डोमेस्टिक उस पे हैं, दूसरी तरफ हम जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे हमारा कर रहे हैं, रशिया हुआ, चाइना हुआ, इन सारी चीज़ों में ये क्लब अगर करें तो कितनी चुनौती है भारत के सामने, क्योंकि डोमेस्टिक साइकिल, इनकम साइकिल जो है इकोनॉमी की, वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हमारे एक्सपोर्ट के लिहाज से। तो वो आपसे समझूंगी कि कैसे हमारा एक्सपोर्ट को कंपैरिजन नहीं हो सकता उसको लेकर। देखिए, हम ये कहेंगे कि जैसे कभी ब्रेन ड्रेन बहुत पॉपुलर टर्म था, तो ब्रेन ड्रेन कहाँ होता है, जहाँ की इकोनॉमी वीक होगी वहीं से ब्रेन ड्रेन होगा। तो जो विदेश में हैं हमारे टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरो और दूसरे क्षेत्रों में बढ़े हुए लोग, तो ये क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो लोग वापस इंडिया को आके समृद्ध करें? वो तब बनती जब हमारा इकोनॉमी उसके लिए प्रिपेयर होता, ब्रेन ड्रेन रिवर्स हो जाता, वहाँ से लोग वापस आते। तो बहुत लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि चलो ये अच्छा ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो माइंड अगर वापस इंडिया में आ जाए तो हम ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे। वो भी एक इमेजिनेशन है, लेकिन एक नेचुरल वे में जैसे ब्रेन ड्रेन हुआ और रिवर्स उसका होना चाहिए, वो नेचुरल वे में हो तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। एक कंपल्सिव वे में सिचुएशन में हो तो वो जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव भी होता है, हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, अब सडनली 10 लोग और आ जाएंगे, होंगे मेरे परिवार के, बट मेरे को स्थिति व्यवस्था बनानी होगी, तो हम उस व्यवस्था के लिए तैयार हैं सर? नहीं, अगर आप देखें सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितना हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल सिचुएशन है दैट हैज़ बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स, पॉलिटिकली भी कॉम्प्लेक्स हो गई है, और ख़ास तौर पर जब से ये ट्रम्प साहब आए हैं तब से तो द वर्ल्ड इज़ पासिंग थ्रू अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जैसे आपने ही खुद कहा कि आज ये कुछ कह रहे हैं, अब पता नहीं कल को क्या कहेंगे। मतलब जो
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो केवल रिसोर्सेज की वजह से ही डिटरमिन नहीं हो रही है, लेकिन जो माइंड सेट है सरकारों का या सरकार के चलाने वालों का, वो भी इस चीज़ को प्रभावित कर रहा है। एक तो ये, और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इन दैट सेंस इज ए विजनरी। एब्सोल्युटली। क्योंकि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन लाइए, एंड विदाउट इनोवेशन तो हम किसी को फेस नहीं कर पाएंगे। जो विदेशी कंपटीशन है, वेदर इट इज़ अमेरिका और इट इज़ यूरोप और इट इज़ एनी अदर कंट्री, चाइना के साथ भी अगर हमको कॉम्पीट करना है तो हम बिना एक तैयारी के तो नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने कहा कि वी मस्ट फोकस ऑन इनोवेशन। ठीक है, अब एकदम से इनोवेशन नहीं हो सकती, उसमें धीरे धीरे आता है। ऐसे ही उन्होंने ये कोशिश की है कि अगर मान लो कल को अमेरिका या चाइना हमको स्क्वीज करने की कोशिश करे ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ्स, तो वी मस्ट बी एबल टू फेस इट और रन आवर इकोनॉमी इंडिपेंडेंटली थ्रू द डोमेस्टिक वेज। हमको ऑटोनॉमी और आत्मनिर्भरता की जो उन्होंने बात की, स्वदेशी की जो उन्होंने बात की, वो बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान में रख करके वो कर रहे हैं कि कल को हमारे जो सामने चुनौतियां हैं उनका भारत उनका मुकाबला कर सके। ये नहीं है कि कान ऐंठ दिए और आर्म ट्विस्टिंग हो गई ट्रम्प से तो हम झुक जाएं। ये शायद उनकी नेचर भी नहीं है। बट एक साइकोलॉजी है, मैं खुद की भी बात करूं, कल नवरात्र की पूजा की तैयारी करनी थी तो दिए लिए, तो मैंने लिए और मैं बार्गेन करते करते रुक गई कि बार्गेन नहीं करते हैं हम, जब हम किसी मॉल में नहीं करते हैं। ऑब्वियसली धीरे 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 स्वदेशी वाला, पर ज़रूरी नहीं है कि एकदम से जाग जाए। एक पॉइंट पे आके मैंने कहा कि इतना सा जो मटका है छोटा सा, ये 100 का नहीं हो सकता। तो उसने कहा नहीं दीदी इतना ही है। फिर मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। तो सवाल ये है कि चाइना लाइट, वो चाइनीज़ लाइट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे कम से कम 5 साल हो गए, अब आज मुझे दिए करने हैं सिर्फ। तो ये जो शिफ्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है, क्योंकि वो स्वदेशी महंगा भी पड़ रहा है, उस शिफ्ट को कैसे हम एक्सेप्ट करें या चेंज करें? लोगों के लिए चैलेंज तो है ही ना। आप सोचेंगे कि हम चीपर ऑप्शन लेंगे। कुल्हड़ के ऊपर जब बात चली कि चाय कुल्हड़ में देंगे, मिट्टी के कप में नहीं देंगे, तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक बनाया कि क्या तरीका है, कुल्हड़ की बात करते हैं। अब कुल्हड़ जो है वो हो सकता है कप से सस्ता भी हो ना भी हो, लेकिन स्टिल पीपल टुक रिकोर्स टू कुल्हड़। जहाँ पर कुल्हड़ हैं वहाँ पर उनको चाय मिलती है तो वो उसको लेते हैं। ये जो चेंज है ना, ये माइंड सेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हमारी जो मन की दशा है, अगर हम अपने देश के लिए पहले देश प्रथम राष्ट्र प्रथम की वो जो बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र प्रथम और देश प्रथम इसीलिए कर रहे हैं कि वो मोटिवेट कर सकें लोगों को कि हम इस चीज़ को अगर फेस करना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी का वो एफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। दैट्स एग्जैक्टली। देखिए जीएसटी का अनाउंसमेंट तो वो लाल किले से भी कर चुके थे 15 अगस्त को, बट उससे एक शाम पहले जनता का आह्वान इसीलिए हुआ कि भाई देखो, उन्होंने उसमें क्या स्लोगन दिया, नागरिक देवो भव। अभी तक हम वेरी डिफरेंट टर्म कॉइन्ड बाय हिम, क्योंकि वो नागरिक को जगाना चाह रहे हैं कि भाई माइंडसेट चेंज करे बिना नहीं हो सकता। आप 140 करोड़ की मार्केट हो एंड आप अपने पोटेंशियल से दूसरी कंट्रीज को फ्यूल कर रहे हो, तो वो जो एक माइंडसेट शिफ्ट है, देखो वो गवर्नमेंट तो नहीं ला सकती, वो जनता को ही लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रही है। एक बीच में जब 15 अगस्त को ये ऐलान हुआ था तो ये भी बात हुई थी कि क्या कंज्यूमर्स पे ये नेट बेनिफिट शिफ्ट होगा या प्रोड्यूसर्स इसका एमआरपी वगैरह में चेंज अभी नहीं करेंगे, पैकेजिंग, बॉक्सिंग, बहुत सारी बातें हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर हैज इंश्योर्ड, जो उन्होंने कल भी बोला है, सेवा पखवाड़ा के तहत अपने हर एमपी को बोला है, हर एमएलए को बोला है कि अपने अपने जिलों का आप सारा दौरा कीजिए और वहां जाके देखिए कि बेनिफिट इज बीइंग पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। तो वो यहां तक तो सरकारी नीति तक बात थी जो कर सकते हैं, बट उसके बाद तो जो काम है वो जनता को करना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद आह्वान करते हैं। इसमें थोड़ा जोड़ दूं? जी जी बिल्कुल सर। कि बात केवल स्वदेशी की नहीं कर रहे हैं
वो कई बात एक साथ कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि जो चीज़ हम विदेशों से मंगाते थे, हमारी निर्भरता उन पर कम होनी चाहिए। इसलिए हमारी जो सर्विस सेक्टर है उस पर बेसिकली हम ज़्यादा डिपेंडेंट थे। नाउ द प्राइम मिनिस्टर सेज कि वी मस्ट फोकस ऑफ कोर्स ऑन द सर्विस सेक्टर, लेकिन चिप्स पे भी करें। एंड प्लस देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा हब है, जब एमएसएमई की बात करी तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी भी बहुत जरूरी है, कि हर तरीके से वो विदेशी चीजों का कंपैरिजन कर सके, तभी जाके शायद बिल्कुल। हम स्विच करने की। प्रेम जी, हाँ। बात कहूँ, देखिए स्वदेशी की जब भी बात होगी तो इस देश में स्वदेशी का प्रयोग, स्वदेशी को सफल बनाना, ये हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है और महात्मा गांधी जी उसके नायक हैं। तो वो विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, बहिष्कार करना जनता के मन में एक बात है। क्या आज का नेतृत्व ये करने की हिम्मत दिखा सकता है? वो विदेशी घड़ी, वो विदेशी गॉगल्स, वो विदेशी पोशाक, नहीं, आप उन नेतृत्व चीजों के लिए कह रहे हैं या जनता? नहीं, मैं तो लीडरशिप के लिए कह रहा हूं। जो अपील कर रहे हैं वो क्या उसकी होली जला सकते हैं? वो स्वतंत्रता आंदोलन वाली विरासत। प्रेम जी, उन्होंने अभी तक यही ट्रंप वजह को एड्रेस नहीं किया आज तक कभी भी। मतलब आप जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बार ट्रंप ने कहा कि मैंने नहीं, ट्रंप की तो मैंने अभी चर्चा नहीं की इस बातचीत में, मेरा ट्रंप कहीं जिक्र नहीं। पर आप अगर विदेशी कपड़ों को जलाएंगे तो आप सीधा सीधा एड्रेस ही तो कर रहे हैं। हम वो कह रहे हैं। आप स्वदेशी की बात तब जो कहते थे, जिस जुबान से जो लीडरशिप कहता था, उसके करने और कहने में जो फर्क नहीं था, आज फर्क दिखता है ना। हम खुद विदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक को कहेंगे कि आप विदेशी मत इस्तेमाल कीजिए। ये एक और कंपेयर मैं करना चाहूंगा, जैसे शराबबंदी है ना और स्वदेशी। शराबबंदी में तमाम नैतिकता की बातें कर दी जाती हैं, ये है वो है, लेकिन डीएम को अधिकृत कर दिया जाता है कि खूब राजस्व लाओ। तो ये कैसे हो सकता है? तो शराबबंदी नहीं होगी, आप अधिकृत रूप से शराब बिकवाएंगे, उससे राजस्व वसूलेंगे और उसके बाद जनता को ओनस छोड़ेंगे कि आप नैतिकता का पालन करो। आप पूरी दुनिया का टैरिफ वॉर में आप हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे और पूरा चाइनीज माल से पट जाएगा और जनता को आप चुनौती दो कि आप सस्ता माल छोड़ के महंगा अपना स्वदेशी खरीदो। सब कुछ जनता से चाहिए आपको। आप वातावरण दो ना अपने मार्केट को, जनता खुद खरीदेगी। आप वातावरण देते हैं विदेश की वस्तुओं को लाने के लिए, टैरिफ वार के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं जनता को कि स्वदेशी। मैं आखिरी चीज मुझे आप समझा दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। जैसा उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई का बार बार बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं स्वदेशी, तो ये विरोधाभास में जनता क्या करे? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हाँ, एफडीआई जो आ रही है वो मेक इन इंडिया हो रही है। मतलब आप आईफोन इंडिया में बनाएं। बिल्कुल, आईफोन 17 की जो बात है, जो आपने कहा कि खुद फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि मैंने फॉलो भी किया है और देखती भी रहती हूँ जो चल रहा है इस सरकार में। एटलीस्ट जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनका पूरा जो पहनावा है, हाथ में जो फोन है, सब कुछ जो है वो स्वदेशी ही मॉडल का है सर। एटलीस्ट यहाँ पे ये है जी। तो एफडीआई जो आ रही है वो मेक इन इंडिया करने के लिए आ रही है, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए आ रही है। तो जो आपने कंपैरिजन किया सर इंडिपेंडेंस से, वो टाइम ग्लोबलाइजेशन का टाइम नहीं था। आप ऑल ऑफ अ सडन 91 की पॉलिसीज को रिवर्स नहीं कर सकते हो। यू कांट गो इन अ सिक्लूडेड वर्ल्ड। और जो आपने कहा कि टैरिफ वॉर में झुक गए, मुझे इस बात पे थोड़ी आपत्ति है सर। झुकते हम तब जब हम मान लेते कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे और आप जी हमारे को 25% ही रखो और हमें आगे अगला 25% मत लगाओ। हम नहीं झुके, उसी का तो खामियाजा भुगत रहे हैं और उसी का ही जवाब दे रहे हैं। आप सभी से चर्चा में बहुत मजा आया और बहुत सारी इंसाइट्स मिली। दरअसल पूरी चर्चा में जो निष्कर्ष निकला है वो लबोलुबाब ये है कि भारत देश अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। कोरोना से लेकर अब तक जो टैरिफ वॉर की बात हुई या अलग अलग पूरे विश्व में जहां पर वॉर चल रही है, भारत स्थिर खड़ा रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, प्रेम कुमार जी ने उन चुनौतियों का जिक्र भी किया। बहुत सारी बातें हैं जो आज केवल बातें हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में उतारनी होगी। बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उस बीच में शायद सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से, मुझको भी, हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कोशिश करनी होगी कि कैसे हम अपने रोजमर्रा की चॉइसेस में स्वदेशी को चूज करें, और इसीलिए क्योंकि सरकार भी हैंड इन हैंड हमारे साथ आगे बढ़े। ऐसे और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, उनमें निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम सबको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और भारत देश को और सशक्त और मजबूत आने वाले समय में बनाना है, क्योंकि यही 140 करोड़ लोग एक्चुअल में वो शक्ति है भारत। हमारी संपदा है ये।
हमारी संप्रदाय, बिल्कुल। 140 स्वदेशी करोड़ से people। समृद्धि, यही बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।